मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग राहुल संकृत्यान के द्वारा रचित लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। तो उस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने से पहले हम लोग राहुल संकृत्यान के जीवन से परिचित हो लेते हैं। तो राहुल संकृत्यान का जन्म 1893 ईस्वी में हुई थी और उनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में। तो राहुल संकृत्यान का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पंदाहा नामक ग्राम में अपने नाना पंडित राम शरण पाठक के यहाँ सन 1893 ईस्वी में हुआ था। राहुल जी का जन्म आजमगढ़ में उनके नाना के यहाँ, जिनका नाम था पंडित रामशरण पाठक, उनके यहाँ ही हुआ था। उनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ था। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। तो बच्चों, यहाँ पर राहुल जी के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल जी का जन्म आजमगढ़ ज़िले के पंदाहा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन पांडे थे, जो कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे, यानी कट्टर ब्राह्मण थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदार था, लेकिन बौद्ध धर्म में उनकी बहुत आस्था थी, जिसके कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। संस्कृत गोत्र होने के कारण उन्होंने संस्कृत्यायन कहा गया। अब उन्हें संस्कृत्यायन क्यों कहा गया? क्योंकि उनका गोत्र संस्कृत था, इसलिए उन्हें संस्कृत्यायन कहा गया। राहुल जी ने प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और निज़ामाबाद में प्राप्त की, जहां से उन्होंने सन 1907 में उर्दू मीडियम परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वाराणसी में रहकर, यानी जो अभी वर्तमान में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पे उन्होंने उर्दू मीडियम से परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वो बनारस में रहकर संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पर पाली भाषा के प्रति गहन अनुराग उनके मन में उत्पन्न हुआ। इनके पिता चाहते थे कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त करें, किंतु उनका मन आगे पढ़ने में न लगा। इन्हें परिवार का बंधन भी नहीं भा रहा था। राहुल जी के नाना फौज में सिपाही रहे थे। वे फौजी की जीवन तथा उनके दक्षिण भारत प्रवास के अनेक कहानियाँ उन्हें सुनाया करते थे, जिससे राहुल जी के मन में यात्राओं के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ। इन्होंने अपनी उर्दू की एक पाठ्य पुस्तक में एक शेर पढ़ा था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इस शेर को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और जीवन भर घुमकड़ी करते रहे मतलब घूमते रहे। उन्होंने यूरोप, जापान, रूस, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, ईरान, चीन आदि देशों की अनेक यात्राएं की और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का परिभ्रमण किया। मतलब वो तो विदेश की यात्राएं किए, लेकिन साथ में उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी भारत के कई क्षेत्रों में उन्होंने यात्राएं भी की। बाद में अपने अनुभवों के आधार पर घुमक्कड़ों की सुविधा के लिए एक ग्रंथ ही लिख डाला, जिसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। वो इतने घूमते थे, इतनी यात्राएं करते थे, जिसके अनुभव के आधार पर, यानी यात्राओं के अनुभव के आधार पर उन्होंने एक रचना की, एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ी से उन्होंने अथाह ज्ञान एवं विलक्षण अनुभव प्राप्त किया। वे औपचारिक शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते थे जितना घुमक्कड़ी से मिलने वाली शिक्षा को। तो राहुल जी का मानना ये था कि घूमने से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त किया, वो शिक्षा से उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता था।
इसलिए उन्होंने घुमक्कड़ी को ही अधिक महत्व दिया है। उनका सारा साहित्य घुमक्कड़ से प्राप्त अनुभव से ही प्रेरित है। उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है, जितने भी उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, सब में उन्होंने अपने घुमक्कड़ से यानी परिभ्रमण से जो अनुभव प्राप्त हुआ, यात्राओं से जो अनुभव प्राप्त हुआ, उनके सारी रचनाओं में वो चीज़ जो है दिखाई देती है। सरस्वती के इस महान साधक का निधन, मतलब इनका देहांत जो है सन 1963 ईस्वी में हो गया। राहुल संकृत्यान की कृतियाँ जो है, राहुल जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। विविध विषयों से संबंधित लगभग 150 ग्रंथों की रचना उन्होंने की, जिसमें से प्रमुख निम्नवत है। उन्होंने 150 से अधिक रचनाएं लिखी, जिसमें से कुछ रचनाओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यात्रा साहित्य में उन्होंने लिखा है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में आदि। कहानी भी उन्होंने लिखा है, तो कहानी संग्रह में कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, वोल्गा से गंगा आदि। आत्मकथा भी है उनकी एक, मेरी जीवन यात्रा। धर्म और दर्शन, बौद्ध दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन, धम्मपद, बुद्धचार्या, मंझिमानिकिया आदि। कोश ग्रंथ, शासन शब्दकोश, राष्ट्रीय भाषा कोश, तिब्बती हिंदी कोश। जीवन साहित्य, नए भारत के नए नेता, महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, सरदार पृथ्वी सिंह, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली आदि। उनके उपन्यास भी है कुछ, मधुर स्वप्न, जीने के लिए, विस्मृत यात्री, जय योध्याय, सप्त सिंधु, सिंह सेनापति, दिवोदास आदि। साहित्य और इतिहास भी उन्होंने लिखा है। मध्य एशिया का इतिहास, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, आदि हिंदी की कहानियाँ, दक्षिण हिंदी काव्य धारा आदि। भाषा के बारे में, उनकी रचनाओं में किस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है। राहुल जी भाषा के प्रखंड विद्वान हैं। अपने यात्रा साहित्य एवं निबंधों की भाषा सहज, स्वाभाविक एवं व्यवहारिक है। उन्होंने अपनी निबंधों में या अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो सहज है, स्वाभाविक है और व्यवहारिक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सरल है, और जिस भाषा का प्रयोग या जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, उन्हीं शब्दों का, उन्हीं भाषाओं का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। सामान्यतः संस्कृत निष्ठ परंतु सरल एवं परिष्कृत भाषा को ही उन्होंने अपनाया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, परंतु वो बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है। परिष्कृत भाषा को ही अपनाया है। कहीं कहीं अपने मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में मुहावरे और कहावतों का भी प्रयोग मिलता है, जिससे भाषा में जीवंतता आ गई है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने जनसाधारण की भाषा लिखने के पक्षपाती रहे। मतलब राहुल जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, यानी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत में रचना न करके जो जनसाधारण यानी जो जनता की भाषा होती है उस भाषा में वो लिखते थे। राहुल जी की भाषा समग्रतः तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। यानी उनकी जो भाषा है वो तत्सम शब्द से भरी हुई खड़ी बोली हिंदी में लिखते थे। प्रकृति एवं मानव सौंदर्य का चित्रण करते समय वे काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में समसामयिक पदावली की बहुलता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं, उनके जीवन के परिचय में पढ़ा। अब जो है हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या था उसके बारे में जानेंगे।
राहुल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने घुमक्कड़ी का अपने जीवन का ध्येय बना रखा था। मतलब वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी एक व्यक्ति थे और उन्होंने यात्रा वृत्तांत यानी यात्राओं को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया था। ध्येय मतलब लक्ष्य बना लिया था, जिसके कारण 150 ग्रंथों की रचना करने वाला हिंदी का यह साधक निश्चय ही एक महान विद्वान एवं तपस्वी साधक होगा। राहुल जी हिंदी में यात्रा साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। जिस तरह मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में कलम के सिपाही माने जाते हैं, कथाकार कथा सम्राट माने जाते हैं, उसी तरह हिंदी साहित्य में राहुल जी यात्रा के साहित्यिक प्रवर्तक, मतलब इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब में यात्रा के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर लिखा रहता है, तो इसलिए ये यात्रा के प्रवर्तक माने जाते हैं। पाली भाषा और साहित्य के प्रति भी उनका विशेष अनुराग था। उन्होंने अनेक प्राचीन पाली ग्रंथों को प्रकाश में लाने का श्रम साध्य कार्य संपन्न किया है। उसी के आधार पर हम लोगों के पाठ में संकलित लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत जो है उन्हीं के द्वारा रचित ये यात्रा वृत्तांत है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस यात्रा वृत्तांत में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जब वो तिब्बत गए थे तो तिब्बत जाते समय रास्ते में जो जो कठिनाइयाँ आई है उसी सब का वर्णन जो है इस पाठ में लहासा की ओर पाठ में उन्होंने वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। मतलब तिब्बत जाते समय उस समय नेपाल से ही रास्ता था, नेपाल से होते हुए ही लोग तिब्बत जाते थे, पैदल ही जाते थे क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो पैदल ही जाते थे। तो 1929 से 1930 तक जाते समय जो जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, जैसे जैसे रास्ते मिलते गए, उसी चीज़ का वर्णन जो है इस पाठ में राहुल जी ने किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। तो ये उस समय का वर्णन इस पाठ में किया गया है जिस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मतलब किसी भी यात्रियों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी इन्होंने तिब्बत की यात्रा की। उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के रूप वेशभूषा में की थी। मतलब भिखमंगा का रूप धारण करके वो तिब्बत की यात्रा पर निकल गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। इसमें वर्णन क्या है, तो तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, तो लहासा की ओर जब जा रहे हैं तो उसमें जो दुर्गम यानी दुर्गम मतलब कठिन रास्ते जो है, उन्हीं कठिन रास्तों का वर्णन किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस पाठ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते समय इस पाठ में उन्होंने तिब्बत की समाज के बारे में कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है इस पाठ में लेखक ने किया है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।